वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक के हमने उत्तर प्रदेश विषय में हमने बताया था कि आज की हमारी जो टॉपिक होगी उत्तर प्रदेश में वन। कौन सी टॉपिक होगी? उत्तर प्रदेश में वन। यानी उत्तर प्रदेश में कितने वन में कितने भाग में वन पाए जाते हैं उसकी आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में वन। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में वन। उत्तर प्रदेश में वन की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में वन की स्थिति क्या है, इस पे आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल हम कर सकते हैं, देश में कुल 33.33% वन होने चाहिए। इतने वन होने चाहिए। और जिसमें से माने 33% में, इस 33% में 60% आपका 60% पर्वतीय, 60% पर्वतीय और 25% मैदानी भागों में होने चाहिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित वन नीति में राज्य के संपूर्ण क्षेत्र के 33.33% भाग को वनाच्छादित होना चाहिए। माने कुल 33.3% क्या होना चाहिए, भाग हमारे वन होने चाहिए। इतने प्रतिशत हमारे वन माने 33% वन होने चाहिए। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति पे गौर किया जाए, किस पे? वर्तमान स्थिति पे अगर गौर किया जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल हम कर सकते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 6.09% भाग पर ही क्या है, वनाच्छेद है, या कह सकते हैं वनाच्छादन है। ठीक। और हम कर सकते हैं कि 3.09% भाग पर वृक्षारोपण किया गया है, वृक्षादन। अर्थात कुल अगर बात किया जाए, माने ये 3% और 6% को जोड़ दिया जाए तो 9.18% भाग पर ही हमारे क्या है, वन पाए गए। माने उत्तर प्रदेश में केवल 9% भाग पर ही क्या है, 9% भाग पर ही वनाच्छादित हैं। जनसंख्या और औद्योगिकरण की इतना विस्तारित हुआ कि जो वन रोपण कार्यक्रम है वो कम हो गया। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि अब इस पे वर्क होना स्टार्ट हो गया है। अब हम कह रहे हैं कि इस पे क्या हो, इस पे वर्क होना स्टार्ट हो। अगर वर्क हो रहा है इस पे, तो जब वर्क हो रहा है तो वृक्षारोपण की भी प्रक्रिया ही काफी तेज से चलाई जा रही है। वृक्षारोपण की जो प्रक्रिया है वह काफी तेज चलाई जा रही है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो सामान्य रूप से जो उत्तर प्रदेश में वन पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जो वन पाए
जाते हैं वह उष्णकटिबंधीय वन है। कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय वन है। माने कह सकते तो उत्तर प्रदेश के जो वन पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के जो वन पाए गए हैं वो कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माने उत्तर प्रदेश के जो वन है वो कैसे वन है? उष्णकटिबंधीय। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माने उष्णकटिबंधीय ये क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वो कैसे वन है? मतलब उष्णकटिबंधीय। और इन वनों को 3 भागों में बांटित किया गया है। ठीक है, माने उष्णकटिबंधीय वनों को हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। माने हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश 3 भागों में। कौन किया? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती कह सकते हैं पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। दूसरा हमारा क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा क्या है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तीसरा उष्णकटिबंधीय कटीले वन। देखिए, अगर इन 3 वनों की हम बात किया जाए, जिसमें हम अगर पहला हम उठाएं कि पहला अगर इसमें से हम देखिए कि उष्णकटिबंधीय जो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है। देखिए, इसमें उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जो वन हमारे हैं, ये जो वन है हमारा, ठीक है, ये जो वन है हमारा, यहाँ नम पर्णपाती माने यहाँ जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, ये जो वर्षा होती है यहाँ 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और यह जो वन है कहाँ पाए जाएंगे? ये वन जो हमारे हैं भाबर प्रदेश में, भाबर व तराई वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। तराई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे? ये जो वन है भाबर, तराई और भाबर वाले प्रदेश में ये वन पाए जाएंगे। अब इनकी जो क्या कर सकते हैं, ये जो वन है ये काफी माने कर सकते हैं कि इसमें नम, जैसे अब इसमें नम में क्या क्या आ जाएगा? पहले अब ये देखिए, जैसे इसमें झाड़ियां हो जाएंगी, झाड़ियां पाई जाएंगी इसमें, झाड़ियां, बांस, ठीक, झुरमुट बाद आरोही पादप, बेत हो गया, साल हो गया, बेर कूलर पलाश, बेर हो गया, कूलर हो गया, पलाश हो गया, सेमल, टाक, ठीक, आमला जामुन इत्यादि बेर पाए, इत्यादि क्या है? पेड़ पाए जाएंगे या वृक्ष पाए जाएंगे। यानी कह सकते उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है ये भाबर प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ जो वर्षा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। और ये जो वन है इसी में बांस, झरमोटा, रोही, पादप, बेर, साल, बेल, कूलर, पलाश, सेमल, टांक, आमला, जामुन, ये सब क्या है? पाए जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या है? सेकंड हमारा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, दूसरा उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगर ये वनों की हम बात की जाए तो ये जो हमारे जो वन हैं, ये कह सकते हैं कि ये राज्य के पूर्वी मध्य पश्चिमी मैदानों में पाए जाएंगे। कब पाए जाएंगे? ये जो वन हैं माने यूपी में यह राज्य के पूर्व मध्य एवं पश्चिमी भागों में पाए जाएंगे। तो कहाँ पाए जाएंगे? ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी मध्य एशिया में पाए जाएंगे। ये हमारे जो वन हैं, और इनमें अगर हम बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से वृक्ष हो सकते हैं? तो मुख्यतः कुछ वृक्षों का, जैसे इसमें साल हो गया, आपका साल पाया जाएगा, पलाश पाया जाएगा, अमलतास हो गया, बेल हो गया, अंजीर हो गया, आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ ये वृक्ष पाए जाएंगे। अब उष्णकटिबंधीय झाड़ियां, तीसरा हमारा क्या है? उष्णकटिबंधीय झाड़ियां। अगर उष्णकटिबंधीय झाड़ियों की हम बात करेंगे तो हमारी जो उष्णकटिबंधीय झाड़ियां हैं उनमें जो वन पाए जाते हैं, यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर तक लगभग वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय झाड़ियां, तीसरा हमारा है उष्णकटिबंधीय कर सकते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। अब देखिए, इसमें जो हमारे वन पाए जाएंगे, मेनली इसमें हमारे जो वन पाए जाएंगे वो कौन कौन से वन हो सकते हैं? इसमें जो हमारे वन पाए जाएंगे वो हमारे जो वन हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? अब पहले जान लीजिए कि ये वन जो है कहाँ पाए जाएंगे। ये दक्षिणी भाग में, ये जो वन है ये उत्तर यूपी के दक्षिणी, कहाँ? यूपी के दक्षिणी भाग में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? यूपी के दक्षिणी भाग में पाए जाएंगे। और यहाँ जो होती, यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है? यहाँ औसत वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। अब ये जो वन है, अब इसमें जो मुख्यतः होती है, कौन कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ से ये पेड़, जैसे इसमें अकेसिया हो गया, कटीले, लेगुमेस, यूपेसियास, फुलाई, ठीक है, कत्था इत्यादि हम कर सकते हैं, इत्यादि। ठीक है, यहाँ जो वन, यही वन हमारे मेनली, यही वन हमारे क्या हो जाएंगे? पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय में, माने ऊपर के ये दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश के ये दक्षिणी भाग में पाए जाएंगे। और यहाँ जो होती है औसत वर्षा, हम कह सकते हैं 70 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और इन वृक्षों की, जैसे अब ये हो गया कटीले, इनकी जो ऊंचाई है होती है, हम कह सकते हैं लगभग 5 से 10 मीटर तक, माने वृक्ष की ऊंचाई जो होती है, वृक्ष की ऊंचाई 5 से 10 मीटर तक होती है लगभग में। अगर वनों की प्रशासनिक विभाजन की बात की जाए तो वनों के अगर प्रशासनिक विभाजन की बात की जाए तो ये प्रशासनिक भागों में इसको कुल 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। वनों को प्रशासनिक विभाजन माने वनों को कुल उत्तर प्रदेश के, ऐसे लिखिए, उत्तर प्रदेश के
प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? पहला है आरक्षित वन। दूसरा है संरक्षित वन। तीसरा अवर्गीकृत वन। चौथा है राजकीय वन। और 5वां है सामुदायिक वन। ठीक। और 6वां हमारा क्या हो गया? निजी वन। तो ये माने प्रशासनिक दृष्टि से, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक दृष्टि से माने इन वनों को कितने भागों में? वनों को कुल 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? कुल 6 भागों में क्या किया गया? विभाजित किया गया है। और ये जो विभाजन किया गया है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखिए पहला इसमें है आरक्षित वन। कौन सा है? आरक्षित वन। अगर आरक्षित वन की हम बात करें, आरक्षित वन कैसे होते हैं? आरक्षित वन, ठीक, ये ऐसे वन होते हैं, ये हम कह सकते हैं ऐसे वन होते हैं, ऐसे वन होते हैं जो पर्यावरणीय ठीक, भूमि संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, ठीक, वन्यजीव संरक्षण संबंधी संवेदनशीलता के कारण संग्रहण, कटाई तथा पशु की चराई पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। अब देखिए आरक्षित वन माने, आरक्षित वन का मतलब आप ये समझे ऐसे माने ऐसे वन जहां पे मनुष्य को मनुष्य और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, किसी भी प्रकार के, आरक्षित वन का मतलब यह है कि वहां केवल बायो रिलेटेड होंगे, माने उसमें मानव का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड आरक्षित वन। माने ऐसे वन जो पर्यावरण, भूमि संरक्षण, वन जीव संरक्षण, संवेदनशीलता के कारण और संग्रहण की, जहाँ कटाई माने वहां काटने की, न जाने की, न आने की पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। वहां माने ऐसे आप समझिए कि वहां पर मानव की कोई भी माने हम लोगों को जाने की वहां पे अलाउ नहीं होते। वह पूर्णतः कैसा होते हैं? आरक्षित वन होते हैं। वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। जैसे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते होंगे, जहाँ पे बायो रिजर्व पर है, जहाँ पे पूरी तरह से माने वहां पे ऐसे पूरी कह सकते हैं कि पूरा इकोसिस्टम होता है। वहां पे पूरा इकोसिस्टम होता है, पर्यावरणीय संतुलन बराबर रहता है। वहां पे किसी भी प्रकार को, किसी को भी जाने की मनाही होती है। तो दूसरा हमारा हो गया संरक्षित वन। अब देखिए संरक्षित वन पहले जानने क्या होता है। संरक्षित वन सरकारी नियंत्रण में रखे जाते हैं। कह सकते हैं कि इस पर पूरा गवर्नमेंट का क्या होता है? वह होता है। और इसमें कह सकते हैं कि लोगों को जाने की, आने की, पशु चराने की, पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ठीक है,
माने संरक्षित वन ये है कि पूर्णतः गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। इसमें आप कह सकते हैं कि पशुओं को लेकर जाके आप चरा सकते हैं, आप आ जा सकते हैं, ठीक। लकड़ी काटने का प्रतिबंध नहीं होता है, यानी इसमें आप लकड़ी भी काट सकते हैं। तो कहने का मतलब संरक्षित वन रहता है जो गवर्नमेंट की निगरानी में रहता है, जिसमें आप पशुओं को ले जाके चरा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन लोगों को जाने आने की मनाही भी नहीं होती है। और संरक्षित वन में पूर्णतः क्या होते हैं, मनाही होती है। तो चलिए, ये ऐसे वन है, ये ऐसे वन से वन जिन पर ऐसे लिखिए, जिन पर सरकारी नियंत्रण होता है, सरकारी नियंत्रण होता है। इसमें पशु चराने पशु कौन चरा, जो वहां के स्थानीय पशु चराने, यहां लिख दिए स्थानीय लोग पशु चराने तथा लकड़ी काटने का अधिकार होता है। अब ये मत समझिए कि लकड़ी काटने का अधिकार है तो कहीं भी जाके हम लकड़ी काटने लगेंगे, ऐसा नहीं है। उस पर भी प्रतिबंध रहता है। माने जो सूखी लकड़ियां उसको आप तोड़ सकते हैं, चुन सकते हैं, और सूखे पेड़ है उसको आप काट सकते हैं, लेकिन आप हरे पेड़ नहीं काट सकते। इसमें भी क्योंकि ये पूरी के पूरे सरकार के नियंत्रण में रहता है। ऐसा नहीं कि संरक्षित वन है तो आप पहुंच के कहीं से भी लकड़ी जब मन तक जितना मन तितना काटने लगे। तो इसके लिए वाइल्ड रेंजर जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। इसमें वो देख रेख करते हैं, जो वन दरोगा होते हैं वो इसकी देख रेख करते हैं, उनकी ड्यूटी जो लगी होती है उसमें लगी होती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। तीसरा है अवर्गीकृत वन। तीसरा हमने बनाया बताया अवर्गीकृत वन। ये ऐसे वन होते हैं जिनका वर्गीकरण नहीं किया जाता, माने स्थानीय लोगों लकड़ी काटने पशु चराने की भी सुविधा रहती है, माने ये सरकार के नियंत्रण में नहीं रहते, ये सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पशु चराने और लकड़ी काटने का अधिकार होता है। पशु चराने व लकड़ी काटने का अधिकार होता है, ठीक। चौथा राजकीय वन। राजकीय वन, अगर राजकीय वन की हम बात करें तो ये पूर्ण रूपेण कह सकते हैं, पूर्णतः राजकीय संरक्षण के नियंत्रण में रहते हैं। यह पूर्णतः राजकीय संरक्षण एवं नियंत्रण में रखे जाते हैं। संरक्षण और नियंत्रण में रखे जाते हैं। माने ये जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, ऐसे लिए इसे राजकीय वन का दर्जा दिया गया। माने पूरे के पूरे ये क्या होगा, पूरे के पूरे ये सरकार के अंडर में रहेंगे। इस पे किसी भी तरह का आपको इंटरफेयर नहीं होगा। सामुदायिक वन, पांचवा कौन सा है, सामुदायिक वन। अगर हम सामुदायिक वन की बात करें, जो हमारा सामुदायिक वन है, ऐसे वन जो पूर्णतः स्थानीय, ऐसे वन जो क्या है, जो पूर्णतः क्या हो, जो पूर्णतः स्थानीय निकायों पे, स्थानीय निकायों या जैसे हम यथा कर सकते हैं जिला परिषदों, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका या नगर पंचायत के नियंत्रण में रहते हैं, या
नगर पंचायतों के नियंत्रण में रहते हैं, के नियंत्रण में रहते हैं। ये हो गया। और इसके बाद अंतिम निजी वन। हमारा छठवां क्या है? निजी वन। क्या है? निजी वन। अगर हम निजी वन की बात करें, ठीक है, तो निजी वन ऐसे वन जिस पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत अधिकार होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार माने पूर्णतः व्यक्ति, जैसे मैं कह दूं कि मैंने अपना वन लगा के रखा है, इस पे माने निजी स्वामित्व का होता है, जिस पर पूर्णतः मेरा अधिकार हो और किसी का भी कोई अधिकार ना हो, तो वो हमारे जो ऐसे वन होंगे वो कौन से वन कहलाएंगे? वो हमारे निजी वन कहलाएंगे। ठीक, तो इसमें किस आप देखिए, जो वन है मेनली यही वन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं, और कुछ चीजें हैं जो वन के लिए इंपॉर्टेंट है, वन से रिलेटेड, उसको भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ। बाकी वन में यहाँ उत्तर प्रदेश वन में और भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, इसके बाद वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो सब पढ़ेंगे। पक्षी विहार हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए अब इसमें जैसे कुछ है वनों से लाभ। तो वनों से लाभ क्या है? वनों से लाभ है, वन हमारे लिए क्या है? वनों से हमारे जो लाभ है, कई प्रकार के बाल हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मानव विकास और वृक्ष का दोनों का ही महत्व होता है। ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन हम गए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो वन है हमारे 33% हमारे आरक्षित किया गया कि वन क्या लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर वन नहीं रहेंगे, पेड़ों की मात्रा कम रहेगी, तो हम सर्वाइव करने लगेंगे। ऑक्सीजन के लिए हम सर्वाइव करने, हमारे पास ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे, अगर पेड़ को नहीं लगाएंगे, तो जो सर्वाइव करने की जो पॉलिसी है वो क्या हो जाएगी? वो डिले हो जाएगी। माने हम कह सकते हैं कि वो सही से अच्छे से हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए किया गया है। माने कह सकते हैं कि वायुमंडल का संतुलन बनाने के लिए, किसका? वायुमंडल का संतुलन बनाने के लिए, बनाने के लिए माने वायुमंडल का संतुलन बनाने के लिए क्या है? ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसके बाद मृदा की कटौती ना हो, प्राकृतिक सौंदर्य की वृद्धि में इसके लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पर वनों में अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, तो वनों से अनेक प्रकार के जीव जंतु भी मिलते हैं। देखिए वनों से हमको क्या क्या लाभ है? ठीक, माने वनों से होने वाले जो लाभ है वो पहले हमने इसमें वन क्या है? हमारे वायुमंडल का संतुलन बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडल का संतुलन बना के रखते हैं जो हमारे वन होते हैं। वनों से अनेक प्रकार के हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के जीव जंतु का संरक्षण होता है। वनों से कई प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण होता है, जो जैव पर्यावरणीय, जो कह सकते हैं कि जैव पर्यावरणीय और दोनों प्रकार संतुलन में अहम भूमिका निभाता है ये। और जैसे चीड़ के, अब देखिए कुछ पौधों का हमने नाम लिखा है, और उसका जैसे हम कह सकते हैं चीड़ से प्राप्त होने वाला राल बिरोज और तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो माने चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल और राल बिरोजा, ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों निकाले जाते हैं हमारे किससे? तारपीन के तेल से, राल बिरोजा। ठीक है, राल बिरोजा और तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त? ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, माने राल बिरोजा और तारपीन का तेल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पर्वतों पे हिमरेखा के पत्थर मिलने वाला जो भोजपत्र होता है, ठीक, वो प्राप्ति रूप से कागज का ही इस्तेमाल, पहले के लोग इसी भोजपत्र का इस्तेमाल करके कागज को क्या करते थे? लिखते थे। खैर के बीज से, खैर के रस से कत्था बनाया जाता है। जो पान उन खाते में आप कत्था लगाते हैं, वो सेमर और गुलेल के वृक्ष से लकड़ियों की माचिस की तेल, माने सेमर और गुरेल तो वृक्ष है, उसकी वृक्ष की लकड़ियों से क्या होता है? माचिस की तीली का बनाया जाता है और डिब्बी का निर्माण किया जाता है। माचिस की तीली और उसकी डिब्बी का निर्माण किया जाता है।
बबूल की छाल से चमड़ी की रंगाई के लिए रंग का उपयोग किया जाता है और आदर्श रंग बनाए जाते हैं हमारे, और अदर रंग बनाए जाते हैं। तेंदू के पत्ते से पीढ़ियां बनाई जाती हैं। बेत के डंडे से और फर्नीचर तथा बेत के बांस आदि घासों से एवं अन्य वृक्षों की लुगदी से कागज बनाया जाता है। तो कह सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे बांस हो गया, बेत हो गया, ये सब जो ऐसे वृक्ष हैं जिनसे लकड़ियां यूज करके कागज बनाया जाता है। साहू और महुए के पत्ते से पत्तल बनाए जाते हैं। पत्तल जो हम खाना, आज तो आर्टिफिशियल पत्तल आप देख रहे हैं कागज का इसका, लेकिन पत्तल इसी का पहले हम लोग के जमाने में पहले इसी टाइप के पत्तल मिलते थे। तो अब तो आपको मिलने लगे हैं कई फैंसी पत्ते मिलने लगे हैं, लेकिन पहले के जो पत्ते मिला करते थे वो महुआ और साखू के पत्ते के ही मिला करते थे। वो नेचुरल हुआ करता था, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या हुआ था, नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जो लेटेस्ट तरीका है हमारे इन्वायरमेंटल को क्या कर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे उसको बंद करने के कई प्रकार के नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। ठीक है। साहू महुए से, रबड़ के वृक्ष से रबड़ और ताड़ के खजूर के पेड़ से ताड़ी बनाया जाता है। रबड़ के वृक्ष से रबड़ बनाया जाता है, ताड़ एवं खजूर के पेड़ से ताड़ी बनाया जाता है। खजूर के रस से ताड़ी बनाया जाता है। तो मेनली हम कह सकते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। तो अगली जो हमारी टॉपिक होगी, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक होगा, वो हमारा अगला टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए एक बार मैं जल्दी से समअप कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पहले उत्तर प्रदेश में वन पढ़ा, हमने क्या राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल 33.33% क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। 33% में जिसमें 60% पर्वतीय वन और 35% मैदानी। ठीक, तो माने राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल कितने 33% वन होते हैं, और जिसमें 60% क्या हो हमारे पर्वतीय हो और 25% जो क्या हो मैदानी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वन नीति में पूरे राज्य के, संपूर्ण राज्य का 33% भाग क्या हुआ था, 33.33% भाग को वनाच्छादित घोषित किया। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है, वर्तमान स्थिति में केवल 9% पर ही, वर्तमान स्थिति में केवल हम कह सकते हैं कि 9% ही क्या है उत्तर प्रदेश में वन आच्छादित है। अब उत्तर प्रदेश के जो वन पाए जाते हैं वो कैसे, उष्ण कटिबंधीय। ये क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के वनों की प्रकृति क्या है। उत्तर प्रदेश में वनों की जो प्रकृति है वो उष्ण कटिबंधीय। हमने कहा उत्तर प्रदेश में जो वन है, वन को 3 भागों में विभाजित किया। पहला हमने कहा उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। ये 3 प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कितने, 3 प्रकार के उत्तर। पहला उष्ण कटिबंधीय जो वन है जहाँ पे वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन जो है कहाँ पाए जाएंगे, ये हमारे शिवालिक के सटी हुए भाग में भाभर प्रदेश में पाए जाएंगे, भाभर व तराई वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, भाभर व तराई वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ियों, बांस, छोरमुट और वही पादप, ये सब वृक्ष, साल, बेल, पलाश, ये सब जो वृक्ष हैं हमारे कहाँ पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये उत्तर प्रदेश में के मध्य और पश्चिमी भागों में कहाँ पाए जाएंगे, मध्य भाग में और पश्चिमी भागों में पाए जाएंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय भाग कहाँ पाए जाएंगे। तो यह राज्य के पूर्व मध्य में और पश्चिमी भागों में पाए जाएंगे। साल, पलाश हो गया, अम्लता हो गया, बेल, अंजीर आदि ये क्या है पाए जाएंगे। अगर उष्ण कटिबंधीय कटीले वन की हम बात करें, जो हमारे कटीले वन हैं, जो हमारे कटीले वन है वो अगर इनकी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक, हाँ, तो ये 75 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ क्या होगी पाई जाती है, माने 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें कटीले वन जो पाए जाएंगे, यूनिवर्सिया, फुलाई, कथाई, पादप, जो इनकी लंबाई होती है, ठीक है, इनकी जो औसतन लंबाई होती है, वो क्या होती है 5 से 10 मीटर। उत्तर प्रदेश, इसके बाद हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो जो वन है हमारे कुल 6 प्रकार के पाए जाएंगे। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के पाए जाते हैं। आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, राजकीय वन, सामुदायिक वन और निजी वन। तो हमें आरक्षित वन में हमारे ऐसे वन होते हैं जिसपे पूरा का पूरा क्या होता है, संरक्षित होता है, आरक्षित होता है, माने इस वन में आपको जाने की भी इजाजत नहीं है, पूरा यहाँ इकोसिस्टम फॉलो करता है,
इकोसिस्टम फॉलो करता है पूर्ण रूप से। संरक्षित वन ऐसे वन जिन पर सरकारी नियंत्रण होता है, लेकिन स्थानीय लोग जो वहाँ के होते हैं पशु चला सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, लेकिन वही लकड़ी काटेंगे जो सूखी होगी। ऐसा नहीं कि हरे पेड़ काटने लगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अवर्गीकृत में ये सरकारी के नियंत्रण नहीं होता है, इसमें पशु चला लकड़ी चला काटने, माने कह सकते हैं ये पेड़ जो वन होते हैं इधर उधर पेड़ होते हैं, ठीक। अवर्गीकृत राजकीय वन जो पूर्णतः राज्य के संरक्षण में हो, पूर्णतः राज्य के संरक्षण, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हो, वो राजकीय वन। सामुदायिक वन ऐसे वन जो स्थानीय निकायों के पास हो, स्थानीय निकायों के पास, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, इस पर। और निजी वन व्यक्तिगत अधिकार जो अपना पर्सनल यूज के लिए लगाया गया हो वन हो, वो हमको होता है निजी वन। इसके बाद हमने बताया कि वनों से जो हमारे लाभ है वो क्या क्या लाभ है। कि जो हमारे वनों से लाभ हमको कई प्रकार के हमको लाभ हो सकते हैं। हमने इसमें लाभ बताया कि वायुमंडल को क्या करते हैं, पहली चीज तो वायुमंडल को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, वायुमंडल को संतुलित करते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक, इनका संरक्षण होता है। जैव पर्यावरण दोनों प्रकार से संतुलन प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय और जैविक और पर्यावरणीय दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही संतुलन प्रदान। चीड़ से प्राप्त होने वाला राल, बिरोजा, टारपीन का तेल, 3 चीड़ के जो पेड़ थे, चीड़ का जो पेड़ है उससे हमें तारपीन का तेल और राल बिजोई, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। पर्वतों हिमरेखा पर मिलने वाले भोजपत्र प्राकृतिक रूप से कागज होता है। खैर के बीज से कत्था बनाया जाता है। सेमर और गुलेर के बीज से लकड़ियों से माचिस की तीली बनाई जाती है, डिब्बी का निर्माण होता है। बबूल की छाल, जो हमने कहा बबूल की छाल होती है, जो बबूल की छाल से प्राप्त चमड़े की रंगाई होती है। अन्य रंग बनाने में यूज किया जाता है। तेंदू के पत्ते से बीड़ियां बनाई जाती हैं, जो बीड़ी लोग पीते हैं वो। बेत के डंडे से फर्नीचर आदि घास से कर सकते हैं। अन्य वृक्षों की लुगदी से कागज भी बनाया जाता है। साखू और महुए के पत्ते से पत्तल बनाया जाता है। रबड़ के वृक्ष से रबड़ और ताड़ और खजूर के वृक्ष से ताड़ी बनाया जाता है। तो मेनली हमने कहा कि जो हमारे वन है यही वन है हमारे। तो चलिए आज का ये जो टॉपिक है आज यही भी समाप्त होता है। अगली हमारी जो टॉपिक होगी वो हमारी की वन जीव अभ्यारण्य, माने वन उत्तर प्रदेश के वन जीव अभ्यारण्य। जो हमारी अगली टॉपिक होगी उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अगली टॉपिक में मिलते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके पहले मैं कहना जरूर चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों के पास मेरे चैनल जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो प्लीज फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।